नमस्कार। इससे पहले वाले चैप्टर हमने देखा था कि फ्रेश वाटर एनिमल्स के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन कैसा होता है। आज हम देखेंगे ऑस्मो रेगुलेशन इन मेराइन वाटर, यानी समुद्री जल के अंदर किस प्रकार से ऑस्मो रेगुलेशन होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि फ्रेश वाटर के अंदर सैलिनिटी या लवणता कम होती है और समुद्री जल के अंदर लवणता की मात्रा ज्यादा होती है। यहाँ सबसे पहले प्रॉब्लम है हमारे पास में साल्ट ज्यादा है और पानी की जो मात्रा है वो कम है। इन जंतुओं को ज्यादा से ज्यादा किस प्रकार से अडेप्टेशन करना पड़ेगा, यानी इनको किस चीज का क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के आधार पर ये जंतु अपना अडेप्टेशन करेंगे। नंबर 1, इन जंतुओं की एक प्रॉब्लम रहेगी लॉस ऑफ वाटर। लॉस ऑफ वाटर का मतलब है कि इनको पानी की निकासी रहेगी। चूंकि हमने पिछले अध्याय में देखा था कि मान लीजिए कोई एक एनिमल्स है और उसका एनवायरमेंट है। अब चूंकि ये कोई एनिमल्स है और ये हमारे पास में सी वाटर, ये समुद्री जल, हम जानते हैं समुद्री जल के अंदर सॉल्यूट की मात्रा बहुत ज्यादा है, जबकि पानी की जो मात्रा है वो कंपैरेटिवली कम है। फ्रेश वाटर की तुलना में चूंकि यहाँ पर 4% तक सैलिनिटी हो सकती है, कहीं कहीं पर इस प्रकार की सैलिनिटी है जैसे कि डेड सी, वहां पर सैलिनिटी और भी ज्यादा हो सकती है, एब्सोल्यूट हो सकती है, 98% तक हो सकती है, इसलिए वहां पर कुछ एनिमल्स होते ही नहीं। लेकिन चूंकि समुद्र के अंदर ज्यादा सैलिनिटी है, कंपैरेटिवली यदि हम एनिमल में देखें तो यहाँ कंपैरेटिवली बात कर रहा हूं, कंपैरेटिवली तुलनात्मक रूप से यहाँ पर पानी की मात्रा ज्यादा है, जबकि यहाँ पर सॉल्यूट की जो कंसंट्रेशन है वो कम है। और पिछले चैप्टर हमने देखा कि जो पानी है वो हमेशा हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करेगा। इस कंडीशन में क्या होगा, बाहर की तरफ पानी क्या है, कम है, और अंदर की तरफ पानी क्या है, ज्यादा। तो इन मछलियों के अंदर एक प्रॉब्लम है कि यहाँ यदि ऐसी समस्या रही तो इनके शरीर से पानी बाहर चला जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगी, सभी एनिमल्स कोलैप्स हो जाएंगे। इस कंडीशन से बचने के लिए इनको अडेप्टेशन करना पड़ेगा। इसलिए इन जंतुओं के अंदर चूंकि ये जंतु हाइपोटोनिक टू एनवायरमेंट है, इसलिए इनके पानी के बाहर जाने की संभावनाएं सबसे ज्यादा है। इसलिए हमारे पास में प्रॉब्लम है लॉस ऑफ वाटर। इनकी बॉडी से निरंतर पानी बाहर होता रहेगा, सैलिनिटी समुद्र में ज्यादा होने के कारण। दूसरी इनके पास में प्रॉब्लम रहेगी, ये हमेशा हाइपोटोनिक टू एनवायरमेंट है, हाइपोटोनिक टू एनवायरमेंट, यानी ये इनके वातावरण के प्रति हाइपोटोनिक है। मैंने बताया क्योंकि बाहर की तरफ सैलिनिटी ज्यादा है तो ये एनिमल्स क्या हो जाएंगे हमारे पास में, हाइपोटोनिक टू एनवायरमेंट। अब हमारे पास में इनके प्रॉब्लम है कि यहां पर एक्सेस साल्ट होगा या लवणता इनके अंदर किसी वजह से ज्यादा आती रहती है, तो उसको बाहर निकालना। एक्सेस साल्ट यदि बाहर जाए तो ये एक्टिवली इसको इलिमिनेट करेंगे, यानी इसको बाहर निकालेंगे। एक्टिवली इलिमिनेट का मतलब क्या होगा, इनके पास में एटीपी का खर्च होगा। पिछले में हमने देखा था कि उन जंतुओं के अंदर पानी ज्यादा हो रहा था फ्रेश वाटर एनिमल्स के अंदर, जबकि यहाँ पर हमारे पास में साल्ट ज्यादा हो रहा है, उसको हमें एक्टिवली बाहर निकालना। ये हमारे पास में मेन 3 समस्या है जिसके प्रति हमको अडेप्टेशन दिखाना है मेराइन वाटर के अंदर। अब इसमें से कौन कौन से ऐसे एनिमल है जो कि मेराइन वाटर में पाए जाते हैं और उनके अंदर किस प्रकार से अडेप्टेशन है। अब कौन कौन से एनिमल है जो जिस पर हमको एम्फेसिस करना है, जैसे नंबर 1 हेडफिश। कुछ हेडफिश है, कुछ हमारे पास में कार्टिलेजिनस फिशेस है, उपास्तिल मछलियां हैं, कुछ हमारे पास में बोनी फिशेस है या अस्तिल मछलियां हैं, कुछ हमारे पास में ऐसे एनिमल्स हैं जो खूब सारे मेराइन्स है, दैट इज एन रेप्टाइल मेराइन्स, कुछ हमारे पास में वेरियस टाइप ऑफ द बर्ड्स है और कुछ हमारे पास में मैमल्स है। बहुत सारे स्तनधारी है जो कि वहां पर मेराइन के अंदर पाया जाता है। हम जानते हैं कि एनिमल किंगडम का अधिकांश हिस्सा या अधिकांश भाग मेराइन एनिमल्स के रूप में पाया जाता है, इसलिए वहां पर अडेप्टेशन हमें अलग अलग कंडीशंस में देखने पड़ेंगे। हम इसमें से एक एक एग्जांपल लेते हैं। नंबर 1 हेडफिश। हम जानते हैं कि हेडफिश एक प्रकार की साइक्लोस्टोमेट्स है, साइक्लोस्टोमेट्स है,
ये ट्रू फिशेज नहीं है, दे आर द मेंबर ऑफ द साइक्लोस्टोमाटा, इसलिए हम इनको साइक्लोस्टोमेट्स का हैगफिश। हमने इससे पहले वाले अध्याय में देखा था कि दो तरह के एनिमल्स होते हैं। हैगफिश में अलग टाइप का डेवलपमेंट है, ये एक प्रकार के अपने आप को आइसोटोनिक मीडियम शो करती है। आइसोटोनिक मीडियम, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। हम इधर तो बात कर रहे हैं कि मीडियम जो है उधर हाइपरटोनिक हो रहा है, और इधर हम हैगफिश के डेवलपमेंट में बात कर रहे हैं कि मीडियम कैसा हो रहा है, आइसोटोनिक होता है। क्योंकि हमने दो वर्ड यूज किए थे वहां पर, दो वर्ड ये यूज किए थे कि कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो ऑस्मो कन्फर्मर होते हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, पिछली बार हमने दो पॉइंट देखे थे, एक तो हमारे पास में ऑस्मो कन्फर्मर था और दूसरा हमारे पास में था ऑस्मो रेगुलेटर। ये पहले अध्ययन में हमने देखा था। तो ये वाली जो मछलियां हैं वो ऑस्मो कन्फर्मर होती है। ऑस्मो कन्फर्म का मतलब इस प्रकार के अपने आप को डेवलप कर देती है उस वातावरण की सैलिनिटी, यानी कोई भी इन्वायरमेंट है उसके अंदर ये मीडियम इस प्रकार से बना देती है, या सॉल्यूट की कंसंट्रेशन और पानी की कंसंट्रेशन अंदर और बाहर एक जैसी हो जाती है। यानी हमारी उसकी बॉडी के अंदर, किसकी बॉडी में, हैगफिश की बॉडी के अंदर सॉल्यूट्स डिपोजिट्स होते रहते हैं, जिसके कारण से उनकी जो मीडियम है, बाहरी वाला माध्यम और अंदर वाला माध्यम दोनों एक जैसे हो जाते हैं। इस कंडीशन को हम कहेंगे आइसोटोनिक मीडियम, और यहां पर किसी प्रकार के अडेप्टेशन की कोई आवश्यकता नहीं होगी, नो नीड फॉर अडेप्टेशन। लेकिन इस प्रकार की मछलियां चूंकि ऑस्मो कन्फर्मर है, ऐसी मछलियों को यदि हम सॉलिडिटी का थोड़ा सा भी चेंज में यदि बाहर निकाल दिया जाए तो उनकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि ये ऑस्मो रेगुलेटर्स नहीं है, ये ऑस्मो कन्फर्मर है। दैट इज द हैगफिश। ये हमारा पहला एग्जांपल था हैगफिश। हमारे पास में दूसरा एग्जांपल है हमारे पास में उपास्थल मछलियां। उपास्थल मछली या कार्टिलेजिनियस फिशेस। कार्टिलेजिनियस फिशेस क्योंकि बहुत ज्यादा पाई जाती है। उपास्थल मछली हम जानते हैं उनका जो स्केलेटन है वो विभिन्न प्रकार से उपास्थियों का बना होगा, इसलिए इनको उपास्थल मछलियां कहते हैं। यहां पर ये अपनी समस्या को सोल्व करने के लिए उपास्थल मछलियों के अंदर चूंकि यहां पर हाइपोटोनिक है, उस कंडीशन में इनमें भी पानी जो है अंदर से बाहर की तरफ जाएगा। इस समस्या को सॉल्व करने के लिए इन्होंने क्या सॉल्यूशन किया, नंबर 1, ये हाइपरटोनिक यूरिन पैदा करेगी, यानी अति परासरणी यूरिन या मूत्र। अति परासरणी क्यों, क्योंकि इनकी समस्या क्या है, पानी की मात्रा को कम से कम बाहर निकलने देना है, इसलिए ये अपना जो यूरिन है वो हाइपरटोनिक कंडीशंस में होगा। उस कंडीशन में यहां पर जो किडनी होगी वो पानी का एब्जॉर्प्शन क्या करेगी, ज्यादा कर देगी, एक्टिवली एब्जॉर्ब करेगी, एक्टिवली एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। एक्टिवली एब्जॉर्प्शन होने से पानी वहां बाहर कम जाएगा, और NaCl है वो उसका पूर्णतः लेस या माइनस कंडीशन कहने का मतलब है उसको एक्टिवली एब्जॉर्ब ना करके यहाँ पर पैसिवली एब्जॉर्ब करेगी NaCl का, और एक्टिवली एब्जॉर्ब करेगी इसके पानी का, क्योंकि इसको अपने आप में पानी से बचाना है। उपास्थल मछलियों में कुछ और प्रकार का पानी भी पाया जाता है। ये चूंकि इसके अंदर पानी का लॉस होता रहता है, इसलिए ये पानी को बचाव करने के लिए मेराइन वाटर, ये समुद्री जल का अपटेक बढ़ा देती है। यानी पानी शरीर से बहुत ज्यादा जा रहा है तो एलिमेंट्री कैनाल से होता हुआ पानी को ज्यादा से ज्यादा इनगल्फ करेगी, ताकि एलिमेंट्री कैनाल में या बॉडी के अंदर पानी की मात्रा नियमन रह सके। लेकिन चूंकि जैसे जैसे ये धीरे धीरे पानी का अपटेक ज्यादा बढ़ाती है, तो उसके साथ ही इस अपटेक के साथ में साल्ट भी आ जाते हैं। इस साल्ट भी उसके साथ में लेते अपने आप ऑटोमेटिक आते रहते हैं, जिसके कारण से इसकी सैलिनिटी क्या हो गई है, ज्यादा हो गई। तो यहाँ एक और चीज होगा कि जितने भी यहाँ पर साल्ट ज्यादा है, क्योंकि पानी ज्यादा ले रही है तो उसके साथ में, क्योंकि सलाइन वाटर है तो पानी के साथ में सॉल्ट भी आएंगे,
इस कंडीशंस में एक्सेस जो साल्ट होंगे, एक्सेस साल्ट को हमें गिल्स की मात्रा से या गिल्स के द्वारा एक्टिवली हमें बाहर निकालना पड़ेगा। रिमूवल, एक्टिवली रिमूवल ऑफ साल्ट। यहां पर चूंकि हम जानते हैं कि यहां पर एटीपी खर्च होगा। पिछली बार हमने देखा था कि यहां गिल्स के अंदर एक्टिवली उसको एब्जॉर्ब करती, जहां पर कि साल्ट को ये बाहर निकालेगी, गिल्स की सहायता से साल्ट को बाहर निकालेगी। या इनके अंदर इस प्रकार की विशेष प्रकार की ग्लैंड होती है जो कि उसको एक्सक्रीशन के रूप में बाहर निकालती रहती है, वहां ज्यादा से ज्यादा हो जाती है। ये साल्ट को अंदर की साइड में जमा करती रहती है। पानी को ज्यादा पिया, साल्ट इनके अंदर की साइड में आया, जिससे धीरे धीरे इनकी साल्ट अंदर बढ़ने से क्या होगा कि अपने आप को मेंटेन करने के लिए साल्ट को भी अंदर ले रही है पानी के साथ में। साल्ट कैसे आ रहा है? पानी के अपटेक के साथ में, जिसके कारण से ये मीडियम को बराबर करने की कोशिश करती है। इससे क्या होगा, इस कंडीशंस के अंदर यहां साल्ट में जो यह साल्ट आ रहा है उस साल्ट के साथ में मेंटेन हो जाएगा, जिससे कि यहां पर पानी बाहर नहीं जाए। चूंकि यदि दोनों के अंदर ये आउटर इन्वायरमेंट और इसके अंदर यदि एक जैसा मीडियम हो जाए तो यहां पर पानी का अपटेक होगा और ना ही रिमूव होगा। इस कंडीशन से बचने के लिए इन्होंने इस प्रकार का अडेप्टेशन करना होता है। यहां यदि देखा जाए तो हम ये माने कि ये ऐसी जो कंडीशंस है उस कंडीशंस में, ताकि इनके अंदर जो पानी साल्ट अंदर की साइड में जा रहा है, इस साल्ट के कारण से वहां धीरे धीरे एक जैसा कंसंट्रेशन हो जाए। मान लीजिए एक व्यक्ति के पास या व्यक्ति विशेष के पास में पैसे नहीं देने हो, तो वो पहले से ही ऐसा व्यक्ति होगा जो अगले आदमी को पहले से ही उधार मांग लेगा कि भैया मेरे को कुछ पैसे देना। यानी अगला आदमी पहले से ही ये डिटरमाइंड हो जाता है कि उसको पैसे मांगने नहीं है। तो उस कंडीशन में ये साल्ट जो है, साल्ट यदि इनके अंदर ज्यादा हो जाएगा तो साल्ट और दोनों बराबर एक जैसे हो जाएंगे, उस कंडीशन में पानी के बाहर निकलने की संभावना कम हो जाएगी। अनदर एंड वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट क्वेश्चन आता है, इस प्रकार की मछलियां अपने आप को एनवायरमेंट को, इंटरनल एनवायरमेंट को सही करने के लिए एक विशेष प्रकार का और स्पेशली एक्सलेटिव मटेरियल्स यूरिया का डिपोजिशन बढ़ा देती है बॉडी के अंदर। क्या करती है? यूरिया का डिपोजिशन बढ़ा देती है। और यूरिया का जब डिपोजिशन बढ़ेगा तो बॉडी के अंदर जो कंपैरेटिवली कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी। और यदि कंपैरेटिवली कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है तो यहां पर पानी का लॉस कम होगा। हमें अल्टीमेटली जो पहला वाला अडेप्टेशन था लॉस ऑफ वाटर को हमें क्या करना है? रिमूवल करना। यूरिया बढ़ गया, अंदर कंसंट्रेशन बढ़ गई, तो कंपैरेटिवली कंसंट्रेशन बढ़ने से पानी की जो मात्रा है वो बाहर की तरफ जाने की संभावना नहीं रहेगी। लेकिन यदि ये एनिमल्स एक्सेस यूरिया को यदि डिपोजिट करता है तो ये इसके लिए हानिकारक हो सकता है। इसको बचने के लिए इनके पास में अगर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, दोनों पॉइंट, यूरिया का डिपोजिशन बढ़ा रही है, लेकिन यूरिया को ज्यादा समय तक हम लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते हैं कि इट इज एन मोर टॉक्सिक मटेरियल, टॉक्सिक एक्सेसिव मटेरियल, विषाक्त हो जाएगा, एनिमल्स की मौत हो सकती है। उस कंडीशन को बचाने के लिए ये TMAO इनके अंदर विशेष प्रकार का ये एक्सेसिव मटेरियल होता है जिसे कहते हैं ट्राई मिथाइल एमीन ऑक्साइड। ये TMO को डिपोजिट करती है। पहले ये डिपोजिटेड करते, ध्यान दीजिए कि एक्सेसिव मटेरियल इनके पास में यूरिया है, पहले यूरिया का डिपोजिशन बढ़ाएगी, लेकिन हायर अमाउंट ऑफ यूरिया इज टॉक्सिक टू एनिमल्स, तो धीरे धीरे उस यूरिया को कम करके ये कंपैरेटिवली बढ़ा देती है TMO, ट्राई मिथाइल अमीन ऑक्साइड को। ये लेस टॉक्सिक है, ये यूरिया की कंडीशन से या यूरिया की तुलना में लेस टॉक्सिक है, और लेस टॉक्सिक होने के कारण ये उसको स्टोर कर सकती है। मनुष्य में भी कभी कभी TMO देखा जाता है, वो अलग प्रकार के एक एबनॉर्मल इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म के अंदर देखा जाएगा, अदरवाइज मनुष्य में नहीं होता है। मछलियों के अंदर ये TMO बढ़ा दिया।
टीएमओ और यूरिया दोनों बढ़ने के कारण से यहां से जो इंटरनल कंसेंट्रेशन है, जैसे कि मान लीजिए यूरिया और प्लस यहां पर बन गया टीएमएओ, इन दोनों के बढ़ने से इंटरनल जो कंसेंट्रेशन है सॉल्यूट की वो बढ़ जाएगी। और यदि सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन बढ़ गई तो पानी जो बाहर जा रहा था वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे स्टॉप हो जाएगा। हमने पहले देखा था कि एडेप्टेशन के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इनके लॉस ऑफ द वाटर। उसको बचाने के लिए यहां पर कार्टिलेजियस फिशेस के अंदर इस प्रकार का डेवलपमेंट देखा जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू।